गुड इवनिंग। आप सभी जुड़ना शुरू कर दें। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। बिल्कुल लाइव हम आ चुके हैं। आप लोग जुड़े हैं क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता है। मैं अमरेंद्र पांडे, आपका एजुकेटर, अनअकैडमी टॉप एजुकेटर। मैं आप लोगों को आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो मुद्दा बहुत ही ज़्यादा वर्तमान में हाईलाइट तो है ही है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी व्यवस्था परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। साथ ही में बात करें तो ये उस मूलभूत व्यवस्था से जुड़ा हुआ है जहां से जिस पर संपूर्ण व्यवस्थाएं टिकी है। अर्थात हम बात कर रहे हैं किसानों से संबंधित जो नया कानून सरकार ने पास किया है, उसमें हम लोग बात करने के लिए इस क्लास में उपस्थित हुए हैं। कई बार इस पे वीडियो बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन बार बार ये लगता था कि नहीं, कहीं ये कोई ऐसी कंट्रोवर्सी बात ना हो जाए, कोई एक पक्षी बात ना हो जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा समय लिया गया इस वीडियो को लाने में। लेकिन अब लगता है कि इस पे बात होनी चाहिए। लगता है कि अगर आप अध्ययन करते हैं तो इसकी जो वास्तविकता है और इसकी जो भ्रामकता है, उसमें आपको क्लियर कट अंतर समझ में आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ी बात है, जैसे मैंने एक डिबेट भी आप लोगों से कराया हुआ था कि पक्षपातपूर्ण मीडिया लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मीडिया का दुरुपयोग हुआ और परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के अच्छे परिवर्तन भी बुरे परिवर्तनों के रूप में प्रेजेंट हो गए, या कभी कभी जो बुराई थी उसे भी अच्छाई बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया गया। और आज हम लगभग पूरे देश का जो सूचना तंत्र है वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया से प्रत्येक व्यक्ति तक जाता है। ऐसी कंडीशन में जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही होती है, उसी के लकीर के फ़कीर हम बनते हैं और उसी को आगे पोस्ट करते हैं। मैं ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जो भी किसानों का जो भी आंदोलन चल रहा है, किसानों का जो भी मामला चल रहा है, उन मामलों पर 90% से ज़्यादा लोगों की समझ शून्य है। किसान बिल का विरोध करने वाले या किसान बिल का समर्थन करने वाले, अर्थात सरकार का समर्थन करने वाले, दोनों ही कहीं न कहीं एक जो प्रोपोगंडा तैयार किया गया है उसी के आधार पर अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज आप हमारे साथ विश्लेषण करेंगे कि जो किसान बिल के संबंध में जो बातें हैं उसमें कितनी भ्रामकता है और कितनी सत्यता है, आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी मैं अपनी बात कर लूँ। आप लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। अनअकैडमी आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही साथ लाइव टेस्ट और क्विज को भी रोज उपलब्ध कराता है। बस इसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना होता है, डाउनलोड करना होता है। अगर हम बात करें कि आप एक अच्छी तैयारी की ओर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक टारगेटेड आपकी तैयारी हो जाए, आप 2021 यूपीएससी देना चाह रहे हैं या 2022 के लिए सोच रहे हैं, तो आपको स्ट्रक्चर कोर्स की आवश्यकता होगी। आपको अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी उपलब्ध कराएगा, लेकिन इसके लिए आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाना होगा। अगर आप एडमिशन लेके पढ़ाई करते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स के साथ अपना जो गोल है आप उसको पूरा कर पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होता है। इसके बाद की सारी एडमिशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो इसी लर्निंग ऐप से हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 3 निशान है, इस 3 निशान पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मनपसंद कोर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और गेट सब्सक्रिप्शन का आपको ऑप्शन मिलेगा, उसके माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो जो फीस वहाँ पर दिखा रही होगी, उस फीस में 10% डिस्काउंट के लिए आपको रेफरल कोड या प्रोमो कोड यूज करना होता है। तो अगर आपको प्रोमो कोड यूज करना हो तो मेरा प्रोमो कोड आप यूज कर सकते हैं, अमरेंद्र AMRENDRA, और इससे आपको इंस्टेंट 10% का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आप अगर मेरे कोर्स में आ रहे हैं तो ही मेरे
रेफरल कोड का यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। आप किसी भी कोर्स में जा रहे हैं और आपको लगता है कि अमरेंद्र सर से पर्सनल गाइडेंस आप ले सकते हैं, व्यक्तिगत मार्गदर्शन ले सकते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े और मेरा रेफरल कोड यूज करें। कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, पूरे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कुछ भी आप एडमिशन ले रहे हैं, आप मेरा रेफरल कोड यूज करिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और कोई भी आपको अपने कोर्स को पढ़ने से प्लस कोर्स पे रोकता नहीं है, इसलिए आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करें। मैं विगत 12 वर्षों से सिविल सर्विसेज में अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। डायरेक्टर ऑफ NIST लखनऊ को भी 12 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मोटिवेटर राइटर के रूप में आप जानते हैं, PSIR थिंकर्स के रूप में एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट आप जानते हैं, और आप जानते हैं कि ये विषय वर्तमान में सबसे मजबूत और सबसे सशक्त ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में उभर कर आया है। माध्यम चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, इस विषय के साथ आप जा सकते हैं, इस विषय के साथ आप जा सकते हैं। मोर देन 90+ स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में, विशेषकर UPSC और स्टेट PCS में, अगर उत्तर प्रदेश PCS की हम बात करें तो उसमें मेरे साथ अध्यापन करने वाले छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। आप जब एडमिशन ले लेते हैं तो टॉप एजुकेटर के जो क्लासेज है वो खुलने लगते हैं, जिसपे कभी ताला लगा होता है। आप ज्योग्राफी में सुदर्शन सर को देख सकते हैं, मुरनाल पटेल सर को इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं, रोमन सैनी सर को आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप एज ए पॉलिटी या ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में अमरेंद्र पांडे सर को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्लस कोर्स की फीस की बात करें तो 12 महीने की जो फीस बनती है आपकी प्लस कोर्स की, वो 49,500 रुपये बनती है, 49,500 रुपये। लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं, प्रोमो कोड यूज करते हैं, तो ये फीस 10% डिस्काउंट के साथ कम होके आपको 44,550 रुपया आपको पे करना होता है, केवल 44,550 रुपया। इसके अंतर्गत आप GS का GS, प्रीलिम्स, मेंस सब कुछ आप प्रैक्टिस सब कुछ कर सकते हैं। आइकॉनिक की तरफ आप जाएंगे तो जहां पर आपको प्लस कोर्स में कुछ सुविधाएं यहां तक मिलती थी, यहां पर 4 सुविधाएं नीचे बढ़ जाती हैं। पर्सनल कोच आपको मिल जाता है, डेली मेंस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको मिल जाती है, आपको यहाँ पर स्टडी प्लानर मिल जाता है, और पर्सनलाइज फीडबैक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए तो आपको जरूर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 26 तारीख से ये प्राइस आपकी हाइक हो जाएगी। आइकॉनिक में 69,500 रुपया ये 1 ईयर का कोर्स है। रेफरल कोड यूज करिए अमरेंद्र AMRENDRA, और ये फीस कम होकर हो जाएगी 62,550, 550 रुपया। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल की तरफ आना चाहते हैं, मेरा ऑप्शनल PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। हिंदी में इसे राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। अगर ठीक ठीक देखा जाए तो राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों 2 विषय हैं, यहाँ पर एक विषय है, और इसके कारण GS में सर्वाधिक योगदान इस विषय का होता है। 70% से ज़्यादा सिलेबस GS के चारों पेपर का इस विषय से मैच करता है। माध्यम चाहे आपका हिंदी हो या अंग्रेजी हो, इस विषय से ज़्यादा नंबर आप किसी अन्य विषय में लाने की सोच भी नहीं सकते, अगर वो विषय आपका लिटरेचर या वो विषय आपका साइंस बैकग्राउंड या मैथ न हो तो इससे अच्छा कोई विषय नहीं हो सकता। और लिटरेचर और साइंस में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि लिटरेचर में पढ़ी गई बातें GS में कहीं योगदान नहीं है, और साइंस की भी बातें लगभग GS में नगण्य के बराबर ही कॉपरेशन करती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट से 70% GS और GS से 70% ऑप्शनल सब्जेक्ट के तथ्य तैयार हों, तो आप PSIR को ले सकते हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है आपके पास 27,500 का। रेफरल कोड यूज करिए अमरेंद्र, और ये कम होकर हो जाएगा 24,750 रुपया। प्लस पे मेरी क्लासेज ऑलरेडी चल रही हैं, अगर आप प्लस पे जुड़ना चाहते हैं तो 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2021 में ही आप मेंस का एग्जाम देना चाह रहे हैं, प्रीलिम्स देकर आप मेंस कंप्लीट करके अपना रिजल्ट लाना चाह रहे हैं, तो आप 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे भी जा सकते हैं। और 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन की जो फीस है 22,500, और आफ्टर डिस्काउंट ये 20,250, अर्थात 20,000 में हो जाएगा। और मैं प्लस पे 6 मंथ के अंदर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करने की जिम्मेदारी लेता हूं। इसके साथ ही साथ जो क्रैश कोर्स या आंसर राइटिंग बैच होगा, वो भी आप इसी 6 मंथ के अंदर ही कर पाएंगे। तो आप देर न करें, अगर आप 2021 दे रहे हैं तो समय नहीं है आपके पास ऑप्शनल तैयार करने का। आफ्टर प्रीलिम्स कोई ऑप्शनल तैयार नहीं होता है, इसलिए एडमिशन प्रोसेस पे आएँ और अपनी तैयारी शुरू कर लें।
अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में आप जानते हैं, और कॉम्बैट शुरू हो चुका था आपका, आगे भी कॉम्बैट है, और ये पाक्षिक होता है 15 दिन पे, तो आगे भी आप अगले कॉम्बैट के लिए बिल्कुल तैयार रहें। यहाँ पर देखिए अनलिमिटेड बैच में अभी प्रीलिम्स के लिए बात करें तो अल्टीमेट बैच है 6 मंथ का, यहाँ पर लक्ष्य बैच है 6 मंथ का, इंग्लिश मीडियम के लिए बैच है आपका 6 मंथ का। आप इस बैच के साथ जा सकते हैं, आप इस बैच के साथ आ सकते हैं हिंदी माध्यम में, ठीक है। अनअकैडमी बहुत दिन से देख रहा था कि बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि प्लस का जो कोर्स है वो और जो प्लस पे जो ऑप्शनल कोर्स है दोनों एक साथ मिल जाए, क्योंकि अलग अलग फीस का थोड़ा सा इशू लग रहा था लोगों को। तो अनअकैडमी ने आपके लिए यहाँ पर दोनों का कॉम्बो पैक भी देखिए लॉन्च कर दिया है। आप जीएस के साथ ऑप्शनल मिला के भी ले सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल प्लस आइकॉनिक के लिए 1 ईयर के लिए जाते हैं तो फीस 88,750 रुपये होगी। और अगर ये आप प्लस पे जाते हैं और प्लस पे भी आपके पास प्लस होगा जीएस का और प्लस होगा ऑप्शनल का, तो ये फीस आपको 70,103 रुपया आपकी बनती है। आफ्टर डिस्काउंट ये फीस और कम हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट लेने की ज़रूरत है। इसके लिए रेफरल कोड यूज करिएगा, तो कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे यहाँ पर 10% डिस्काउंट, तो लगभग 62-63 थाउजेंड में आपका जीएस का प्रीलिम्स और जीएस का मेंस ऑप्शनल मेंस आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो ये अच्छा पैकेज है, इस पैकेज को आप ज़रूर भुना सकते हैं। और ऐसी जो लोग तैयारी कंप्लीट अनअकैडमी से तैयारी अपनी चाहते हैं, जिसमें आपका प्रीलिम्स भी हो जाए, जीएस मेंस भी हो जाए, ऑप्शनल भी हो जाए, तो आपको कुल पैसे जो खर्चने हैं वो लगभग 62-63 थाउजेंड के आसपास खर्चने हैं। और कहीं भी किसी भी रिसोर्स पे आपको नहीं जाना है, अनअकैडमी आपकी कंप्लीट तैयारी करा देता है। चलिए, आइकॉनिक प्राइस 25 के बाद आपका हाइक हो जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे कृषि कानून का, तो हम लोग शुरू करते हैं अपने उस कृषि कानून पे, जिस कृषि कानून को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति बनी हुई है और अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग सरकार के विरोध में खड़े हैं और कम से कम पढ़े लिखे लोग सरकार के फेवर में खड़े हुए हैं। तो बड़ी भ्रम की स्थिति है। और अगर आप टीवी डिबेट की बात करते हैं तो मैं स्पष्ट कहूँगा कि टीवी डिबेट देखकर आपका भ्रम बढ़ेगा, और टीवी वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहते हैं। इसलिए आपको यूट्यूब पर आना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर आप वो देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कृषि बिल 2020, कृषि अधिनियम 2020। अगर हम बात करें तो इस अधिनियम की शुरुआत वास्तव में जून महीने में एक अध्यादेश के माध्यम से किया गया था, जिसे बाद में शुरू होने वाला जो मानसून सत्र उसमें, मतलब ये सितंबर माह हम कह सकते हैं, सितंबर माह इसमें कानून का रूप दे दिया गया, अधिनियम का रूप दे दिया गया, दोनों सदनों से पास करके इसे अधिनियम का रूप दे दिया गया। लेकिन इस कानून को अध्यादेश के रूप में लाए जाने से लेकर कानून के रूप में पास कर दिए जाने तक इस कानून का विरोध लगातार होता रहा है। और इस कानून के विरोध में एक बड़ी संख्या में दिल्ली के बॉर्डर पे, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे बड़ी संख्या में किसान अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन करते हुए वो लोग एक लंबा समय बिता चुके हैं और सरकार को बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार को इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि उनका आरोप है कि सरकार ने इस कानून को बनाते समय किसानों के हित की अनदेखी की हुई है और किसानों के हित को नहीं देखा है। साथ ही साथ बहुत सारी बातें इसमें अच्छाई भी है, फिर भी किसान मान रहे हैं कि इन अच्छाइयों के बावजूद जो बुराइयां हैं वो ज़्यादा प्रबल हैं, इसलिए सरकार को हमारी बातें सुननी चाहिए और विशेषकर जो किसानों की मांग है उसे माना जाना चाहिए। हालांकि अभी हाल के समय में हम लोगों ने देखा है कि सरकार और किसान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का माहौल भी बना था, लेकिन कुछ खास बातचीत अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन किसानों का जो ये आंदोलन जो लगातार बढ़ता जा रहा था और पहले दिल्ली से शुरू हुआ, फिर अन्य बॉर्डरों पर और जगह पे बढ़ गया है, अब धीरे धीरे ये अन्य राज्यों में भी
फैलना शुरू हुआ है, जनता भी इस पे बात करनी शुरू कर चुकी है, तो अब सरकार को लगता है कि जरूर इस पे बात की जानी चाहिए। तो ऐसे संभावना लग रही है कि सरकार अब बातचीत के लिए मन बना रही है और सरकार बात सुनेगी किसानों की। तो हम देखते हैं कि इस बिल के संबंध में एक्चुअल में विरोध क्या है, किसानों की अपनी मांग क्या है, किसान क्यों इस बिल से डरे हुए हैं, क्यों इस बिल से डरे हुए हैं। अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, बावजूद इसके कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक रिफॉर्म की जरूरत है, कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक परिवर्तन की जरूरत है। आज भी भारतीय किसान केवल खाद्यान्नों का उत्पादन पर निर्भर है, जबकि दुनिया के जो विकसित देश हैं उनके किसान लगातार इनोवेटिव तरीके से मशीनों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के नए नए उत्पादों का उत्पादन करके कृषि को जहां एक मुनाफा का आधार बना चुके हैं, वहीं भारत आज भी कृषि अत्यधिक दयनीय स्थिति में परंपरागत रूप से खाद्यान्नों तक टिकी हुई है। तो अगर हम ठीक से देखें तो भारत में एक बड़े कृषि रिफॉर्म, एक बड़े कृषि सुधार की आवश्यकता थी और इस बिल को सरकार ने उसी कृषि सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पारित किया हुआ है। सरकार ऐसा बताना चाहती है, सरकार बार बार ये जताना चाहती है कि ये जो बिल हमने पास किया है ये कोई एक कानून नहीं है, बल्कि लगभग 3 कानून हैं और इन 3 कानूनों को इसलिए संशोधित किया गया कि कृषि के किसी एक पक्ष में नहीं, बल्कि कृषि से संबंधित जितने पक्ष हैं उन सभी पक्षों में सुधार किया जा सके और वास्तव में जो कृषि है उसे एक मुनाफा का एक व्यवसाय बनाया जा सके, जिससे भारत पर जो कृषि आधारित जो भारिता है वो एक मजबूत ढंग से आगे बढ़ पाए। लेकिन सरकार की इन बातों का असर शायद देश में नहीं हुआ है, शायद किसानों पे नहीं हुआ है, या ये भी कह सकते हैं सरकार ने अपनी बात को ठीक ढंग से सामने नहीं रखा है, या यूं कह लें कि भ्रम की स्थिति जो बनी है उसे सरकार ने सही समय रहते सही रूप में क्लियर नहीं किया है। और इसका एक बड़ा कारण हम कह सकते हैं कि सरकार की जो रवैया है, जो किसानों से बातचीत न करने का जो रवैया है, इसमें एक ये महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। फिर भी अभी हम बात करेंगे, आगे विश्लेषण करेंगे कि वास्तव में जो किसान जो इस कानून को लेकर जो उनकी शिकायतें हैं, किसानों का जो डर है, क्या वो एक्चुअल में ऐसा ही है, क्या वास्तव में ये कानून किसानों के लिए एक हम कह सकते हैं अभिशाप सिद्ध हो सकते हैं। एक और बात चल रही है कि इस कानून को ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया, इस कानून को ठीक ढंग से पास नहीं किया गया, इस कानून को लेकर सरकार की नीयत ठीक नहीं है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो हम लोग बारी बारी से सब पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि अध्यादेश के रूप में इस कानून को लाया गया था और बाद में 20 सितंबर को इस अध्यादेश को राज्यसभा से पास करने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून का रूप ले चुका है। तो इसका जो अब विरोध हो रहा है, उस विरोध के मायने क्या हैं, उसमें कितना बदलाव हो सकता है, और इसमें मूल रूप से जो प्रावधान है उस प्रावधानों पे किसानों का जो विरोध है वो किस बात को लेकर है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वो 3 कानून कौन से हैं। देखिए, जो पहला कानून है वो है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020। अगर हम नाम की बात करें तो किसान की जो उपज है उस उपज का व्यापार और वाणिज्य कैसे हो, और उस व्यापार और वाणिज्य का संवर्धन और उनसे सुविधाएं कैसे दी जा सके, उसका सरलीकरण कैसे किया जा सके, इस तरीके की बातें इस विधेयक में है, 2020 के विधेयक में है। अगर हम ठीक बात करें तो ये किसानों के उपज के व्यापार और व्यवसाय से संबंधित बातें हैं। इसको हम लोग कहीं न कहीं जो एपीएमसी मंडियों की व्यवस्था है उससे जोड़कर देखते हैं, विपणन से जोड़कर देखते हैं, और बार बार जो इस कानून पर, जो पहला कानून है, इस कानून पर जो किसानों का विरोध है वो किसानों का विरोध ये है कि सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी के स्वामित्व वाले अनाज व्यापार मंडियों को उन बिलों में शामिल नहीं किया गया है। इसके जरिए बड़े कारपोरेट खरीदारों को
खुली छूट दी जाएगी और बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वे किसानों की उपज को खरीद या बेच सकते हैं। मतलब बार बार जो ये कानून है, इस कानून पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि निजी खरीदारों को बिना लाइसेंस केवल पैन कार्ड के आधार पर जो खरीद की छूट दे दी गई है, इससे जो मंडियां हैं, विशेषकर एपीएमसी जो मंडियां हैं, वो मंडियां समाप्त हो जाएंगी। ये एपीएमसी मंडी क्या है? एपीएमसी मंडी क्या है? तो हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, इसको हम लोग कह सकते हैं कृषि उत्पाद से संबंधित बाजार समिति। इसका गठन इसलिए किया गया था क्योंकि जब हमारे यहाँ जो आवश्यक वस्तुएं थी, उन वस्तुओं की कमी थी, विशेषकर कृषि से संबंधित आवश्यक वस्तुओं मतलब खाद्यान्न। तो उन खाद्यान्न का जो सही वितरण है और जो सही स्थिति है वो सरकार को पता रहे, इसलिए सरकार के द्वारा इन मंडियों को सुनिश्चित किया गया कि ये मंडियां खरीदारी करें। ये मंडियां प्रत्येक क्षेत्र में होती हैं और उस प्रत्येक जिस क्षेत्र में ये होती हैं उसके आसपास के जो किसान होते हैं वो इसी मंडियों में अपना उत्पाद बेचते हैं। ये मंडियां सरकार के द्वारा रेगुलेट होती हैं और इस मंडी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इन मंडियों में जो खरीदारी होती है वो एमएसपी आधारित होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है उस आधार पर खरीदारी होती है। इससे क्या होता है कि जो हमारे किसान हैं उन्हें अपने उपज का उचित मूल्य मिल पाता है। इसलिए जो किसान हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो सरकारी मंडियां हैं या जो एपीएमसी मंडियां हैं वो समाप्त होने से उनका नुकसान होगा। और इस नुकसान पर अभी जो एपीएमसी मंडियां होती हैं ये इसलिए भी ज़्यादा विश्वसनीय है क्योंकि इस एपीएमसी मंडियों में जो खरीदने वाले लोग होते हैं, जो होलसेलर जिनको हम कह सकते हैं, वो वहीं स्थानीय लोग होते हैं और इनमें खरीदारी के लिए उनको लाइसेंस दिया जाता है, इसलिए वो समय पर भुगतान करते हैं, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। और जब किसान अपनी उपज लाकर यहाँ बोली लगाता है तो बोली की रिकॉर्डिंग भी की जाती है जिससे कोई भी अपनी बात से मुकर ना पाए। इस तरीके से जो एपीएमसी मंडियाँ होती हैं यहाँ पर धोखाधड़ी की जो समस्या है वो कम होती है। इसलिए जो किसान हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो उपज है वो एपीएमसी मंडियों में बिके जिससे उचित मूल्य मिल सके। इसलिए लगातार जो किसान हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि निजी क्षेत्रों का इसमें आने से और निजी क्षेत्रों में आने से विभिन्न प्रकार की समस्या होगी और जो एपीएमसी मंडियां हैं, जो इस तरीके से विनियमित मंडियां हैं एपीएमसी के द्वारा, वो समाप्त हो जाएगी। इससे जो बिक्री होगी किसानों की वो औने पौने दाम पे होगी, एमएसपी नहीं होगा, तो ऐसे में उन्हें समस्या हो सकती है। इसलिए लगातार इस पहले कानून का विरोध किया जा रहा है और बार बार किसानों को लगता है कि धीरे धीरे एपीएमसी के कमजोर होने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए दूसरा जो बिल है उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरे बिल पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर दूसरे बिल की हम लोग बात करें तो किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवा विधेयक, ये दूसरा है आपका। इस कानून का उद्देश्य अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाज़त देना है। तो इस दूसरे वाले कानून को हम लोग करार कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में देखते हैं, इस कानून के रूप में देखते हैं। आप अपनी ज़मीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन बाजार में बेचेगा। इस तरीके का इसमें प्रावधान दिया गया है। किसान इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं, उनका कहना है कि फसल की कीमत तय करने व विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियां लाभ उठाने का प्रयास करेंगी और छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं करेंगी। इस तरीके का कुछ विरोध है किसानों का। उनका मानना है, एक और बात यहाँ निकल कर आती है, उनका विरोध है कि करार करते समय जो बड़ी कंपनियां हैं वो लोगों के खेत को भी हड़प सकती हैं, रजिस्ट्री करा सकती हैं, क्योंकि किसान अत्यधिक पढ़ा लिखा नहीं होता है। इस प्रकार की भी विरोध इस कानून को लेकर दूसरे कानून को लेकर है। जो तीसरा कानून है ये आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक है।
ये कानून कहता है कि अनाजों का दाल, आलू, प्याज, खाद्य, तिलहन मतलब जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित करता है। यानी इस तरह के खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। मतलब अगर देखा जाए तो एक समय पुरानी सरकार ने एक कानून बनाया था और उस कानून में ये कहा गया था कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, विशेषकर खाद्यान्न से संबंधित वस्तुएं हैं या तिलहन है या दलहन है, इन वस्तुओं का कोई स्टोर नहीं कर सकता, कोई स्टोर नहीं कर सकता। और इन वस्तुओं का अगर इस तरीके का कोई स्टोर करता है तो वो आपराधिक कृत्य माना जाएगा। लेकिन इस कानून के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो आवश्यक वस्तुओं में, वो चाहे भले ही खाद्यान्न, दाल, तेल, अनाज क्यों ना आए, इनको अब बाहर कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि इनका भंडारण किया जा सकता है। कोई भी निजी व्यक्ति भी इनका भंडारण कर सकता है, इनका भंडारण कर सकता है। किंतु कहा गया है कि युद्ध की अगर स्थिति हो या प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति हो तो इन स्थितियों में भंडारण की सीमा नहीं रहेगी, भंडारण की सीमा नहीं रहेगी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो कोई कितना भी चाहे उतना भंडारण कर सकता है, लेकिन युद्ध या प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों में ही भंडारण नहीं होगा। और इस स्थिति में भी, युद्ध और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी कुछ ऐसी स्थिति होगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें भंडारण की छूट रहेगी, जिन्हें भंडारण की छूट रहेगी। अर्थात अगर कोई ऐसी फूड प्रोसेसिंग की कंपनी है जो लगता है कि वो इतने चीज़ों का प्रोसेसिंग करती है और उसे उतने की ज़रूरत है, तो वो भंडारण कर सकती है युद्ध प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी। अगर कोई एक्सपोर्टर है और उसे पहले से ऑर्डर मिला हुआ है कि उसे इतना एक्सपोर्ट करना ही है, तो ऐसा भी व्यक्ति भंडारण कर सकता है एक्सपोर्ट के नाम पे, युद्ध और प्राकृतिक आपदा भले ही हो। इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं किसान, और किसानों का कहना है कि यह न सिर्फ उनके बल्कि आम जन के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि उनका मानना है कि इसके चलते जो कृषि उपज है उसे भंडारण करने की या जुटाने की अब कोई सीमा नहीं होगी। इसलिए जो बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो बड़ी मात्रा में किसानों से सस्ते पे चीज़ों को खरीद कर उसका भंडारण कर लेंगे, और उसे भंडारण करने से बाजार में जब उसका कमी होगी, जब उसकी डिमांड ज़्यादा होगी लेकिन सप्लाई नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में उसका मूल्य तेजी से बढ़ेगा और उस बढ़े हुए मूल्य पर ये जो बड़े पूंजीपति हैं या बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास भंडारण की क्षमता होगी, वो उसका अनुचित लाभ उठा सकेंगी, अनुचित लाभ उठाएंगी। इसलिए भी किसान इस बात का विरोध कर रहे हैं। ठीक बात है, कुछ मोटा मोटा विरोध है, और जो मोटी मोटी विरोध है, वो जो आशंकाएं हैं, ये बिल्कुल ठीक भी है, ये बिल्कुल ठीक भी है। ये अच्छी बात है कि हमारा जो किसान है वो इतना बुद्धिमान है कि वो अपनी चीज़ों को समझ पा रहा, और अब तो वो इतना बुद्धिमान है कि वो लगातार अपनी बात सामने रख रहा, आंदोलन कर रहा। एक निबंध पहले भी पूछा गया है कि हम असहमति को युद्ध या राष्ट्रद्रोह नहीं कह सकते। अच्छी बात है, हमारा किसान अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग कर रहा, जो संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में दिया गया है। वो अपने अधिकारों का उपभोग कर रहा है आर्टिकल 19(1)(b) में, कि वो आंदोलन कर सके, वो संघ सम्मेलन कर सके। और अच्छी बात है कि वो 19(1) का C भी यूज कर रहा है, निरायुध संघ सम्मेलन की बात कर रहा है। ये अच्छी बात है। ये लोकतंत्र के पक्ष में है, और किसान आंदोलन को तो लोकतंत्र के स्थापित करने के एक बड़े आंदोलन के रूप में हम देख सकते हैं। जिस प्रकार का किसान आंदोलन कर रहा है, जिस प्रकार से वो अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा है, जिस शांतिपूर्ण तरीके से वो सरकार से अपनी डिमांड रख रहा है, ये आंदोलन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी सराहा जा रहा है कि कितना बढ़िया जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसका उपयोग कर रहे हैं वो किसान, जिन्हें हम कम पढ़ा लिखा या जिन्हें हम गरीब या जिन्हें हम कम बौद्धिक मानते हैं, उस किसान के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। ये किसानों के लिए एक फक्र की, एक गर्व की बात है कि किसान इस तरीके से अपने विरोध प्रदर्शन को जता रहे हैं। लेकिन कुछ समझने की जरूरत है
कि क्या ये कानून बुरा ही है, कुछ समझने की जरूरत है कि क्या ये कानून ठीक नहीं है। और इसके विरोध में एक और बड़ा पक्ष अब निकल कर आया है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए किसान कह रहे हैं कि इसे ठीक ढंग से पारित नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे वकील, बहुत सारे ऐसे लोग टीवी डिबेट में कह चुके हैं कि ये कानून ही असंवैधानिक है, क्योंकि इस कानून में संवैधानिकता का आधार नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एक बात कर लें कि आखिर में इस कानून में संवैधानिकता है या संवैधानिकता कहाँ तक है। एक बार हम बात कर लें। अगर हम संवैधानिकता की बात करेंगे, अगर हम संवैधानिकता की बात करें तो हम पाते हैं कि किसी भी कानून को संवैधानिक होने के लिए, किसी भी कानून को संवैधानिक होने के लिए आवश्यकता है कि उसकी संवैधानिकता की जांच हो। और संवैधानिकता की जांच किस आधार पर होती है? अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों के विरोध में हो, अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों के विरोध में हो तो हम उसे चैलेंज कर सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। या कोई कानून बनाते समय एक सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था कि मूलभूत ढांचे को प्रभावित नहीं किया जा सकता। तो अगर मामला मूलभूत ढांचे का है, इस कानून के द्वारा संविधान के मूलभूत ढांचे को डिस्टर्ब किया गया है, तो हम संवैधानिकता की बात कर सकते हैं। या बात की जाए कि ये जो कानून बना है इसकी प्रक्रिया ठीक नहीं रही है, इसकी प्रक्रिया ठीक नहीं रही है, तो हम चैलेंज कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये संघवाद की प्रक्रिया के विरोध में है, और जो संघवाद है ये मूलभूत ढांचा है, इसलिए हम लोग संघवाद के आधार पर इस कानून को चैलेंज कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि जो संसद है या जो विधायिका है या जो सरकार है, इसमें कहा जा रहा है कि जो विधायिका है उसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, केंद्रीय विधायिका ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, इसलिए हम इसे असंवैधानिक कह सकते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ी सी बातें कि क्या इससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अगर मौलिक अधिकारों के आधार पर चैलेंज किया जाए तो कौन से अनुच्छेद इसके आधार बनेंगे, कौन से अनुच्छेद इसके आधार बनेंगे। तो अगर मौलिक अधिकारों पे इसे चैलेंज किया जाए, मौलिक अधिकारों पे, तो प्रत्यक्षता तो कोई मौलिक अधिकार नहीं प्रभावित होता, प्रत्यक्ष रूप से कोई मौलिक अधिकार नहीं प्रभावित होता। लेकिन किसान अपनी आजीविका के आधार पर आर्टिकल 21 को आधार बना सकते हैं। लेकिन हम कहें कि इस आधार पर चैलेंज करने पे ये संविधान असंवैधानिक हो जाएगा, तो ऐसा प्रतीत होता नहीं है, ऐसा प्रतीत होता नहीं है। अगर हम मूलभूत ढांचे की बात करें तो मूलभूत ढांचे जैसा कोई विरोध अभी देखने को नहीं मिला है। प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया पे थोड़ा सा कुछ लोगों ने उंगली उठाई है। इसे अध्यादेश के रूप में पहले जारी किया गया, फिर 20 सितंबर को इसे पास कर दिया गया, 20 सितंबर को इसे फाइनली पास कर दिया गया। ये प्रक्रिया लोकसभा से तो पास हो गई क्योंकि लोकसभा में बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में इसकी प्रक्रिया को लेकर थोड़ा सा विरोध है। जैसे ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था, इसलिए इन लोगों ने या सरकार ने राज्यसभा में इस कानून पे पर्याप्त चर्चा नहीं की। विपक्ष डिमांड कर रहा था कि इसे प्रवर समिति को दे दिया जाए, प्रवर समिति को, लेकिन सरकार ने समिति को नहीं सौंपा, या उन्होंने कन्विंस किया उपसभापति को कि समिति को न सौंपा जाए। और ये ठीक भी बात है, ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये जो अधिनियम था ये अध्यादेश के रूप में लाया गया था, और आप जानते हैं अध्यादेश की अपनी एक लिमिट होती है 6 माह। अगर ये 6 माह बीत जाए तो अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाता है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं थी, लेकिन अगर अध्यादेश समाप्त हो जाए और कानून को अगर ये लागू कर चुके हैं और फिर कानून खत्म हो जाए तो बीच में जो लैग आएगा उसकी समस्या होगी। ऐसे में सरकार नहीं चाहती थी कि किसी भी कारणवश मानसून सत्र बीत जाए बिना इसके पास हुए, और अगर कमेटी को दी जाती तो निश्चित था कि ये समय बीत जाता, इसलिए कमेटी को दी जाती तो निश्चित था ये समय बीत जाता, इसलिए समिति को नहीं दिया गया, इसलिए ये जो कानून था ये समिति के पास नहीं भेजा गया। तीसरी बात आती है कि इसमें वोटिंग नहीं कराई गई, बल्कि वॉइस वोट का यूज किया गया। लोगों से ऐसे हामी भरा ली गई, हाथ खड़े करा लिए गए और कह दिया गया ये पास हो गया, जबकि विपक्ष कह रहा है कि इनके पास बहुमत नहीं था, जानबूझकर ऐसा किया गया, ये राज्यसभा के नियमों का उल्लंघन है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी को आधार करके ये बार बार कहा जा रहा है कि प्रक्रिया ठीक नहीं थी, इसलिए ये असंवैधानिक है। लेकिन इस बात की
समस्या इस बात की है कि इसे अगर चैलेंज भी किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर की प्रक्रिया तो नहीं देख सकता, क्योंकि संसदीय विशेषाधिकार है कि संसद में किए गए कार्यों के लिए कोई बाहर कोई मुकदमा नहीं हो सकता या सुप्रीम कोर्ट कोई मुकदमा नहीं ले सकती है। तो यहाँ भी थोड़ी समस्या देखने को मिलेगी। एक आधार है संघवाद। बार बार कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण किया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण किया है। उनका बार बार कहना है कि जो कृषि है ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, जबकि इस पे कानून बनाने का काम केंद्र ने किया है, केंद्र ने किया है, केंद्र लेजिस्लेचर ने किया है, जबकि ये किसके अधिकार में आता है? स्टेट लेजिस्लेचर के। और यहाँ की अगर हम बात करें तो अगर हम राज्य सूची देखें, राज्य सूची, तो राज्य सूची में कुछ प्रविधियां हैं, कुछ प्रावधान है जो देखने को मिलती हैं। कुछ प्रावधान है, इसका एक सूची है 14, एक सूची है 25, एक सूची है 26 और 27। इसमें यह बताया गया है इन धाराओं में कि यहाँ पर कृषि है, यहाँ पर व्यापार है, व्यवसाय है, व्यापार व्यवसाय है, यहाँ पर उत्पादन है, यहाँ पर आपूर्ति है ना। तो इस तरीके की जो बातें हैं, जो व्यापार से है, वस्तुओं से है, सेवाओं से है, उत्पत्ति से है, उत्पादन से है, आपूर्ति से, ये राज्य सूची का विषय। लेकिन दूसरी तरफ एक और सूची हम लोगों को देखने को मिलती है, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। और कंकरेंट लिस्ट की धारा 33, जिसको आधार बनाकर केंद्र सरकार ने कानून बनाया है। धारा 33 में लिखा गया है कि उत्पादन से के संबंध में, आपूर्ति के संबंध में, वस्तुओं के संबंध में, सेवाओं के संबंध में जो व्यवसाय है या जो व्यापार है उस पर कानून केंद्र बना सकता है समवर्ती सूची में। तो केंद्र ने समवर्ती सूची के इसको आधार बनाकर कानून बनाया है और इसमें ऑलरेडी उत्पादन, आपूर्ति, ये सारी बातें हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब कभी केंद्र सरकार समवर्ती सूची पे कोई कानून बनाती है तो आर्टिकल 154 ये कहता है कि इस पर बनाए गए कानून में अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कोई विरोध होता है तो केंद्र सरकार की बात मान्य होगी, केंद्र सरकार की बात मान्य होगी। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी संघवाद का यहाँ पर या केंद्र के द्वारा राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं दिखाई देता। इवन राज्य सूची में जो लिखी गई बातें हैं यहाँ पर भी समवर्ती सूची का जो 33वां धारा है इसका उल्लेख है। कहा गया है कि राज्य इस तरीके पर इन विषयों पर कानून बनाएगा, लेकिन धारा 33 के अधीन रहते हुए। मतलब अगर धारा 33 पर कोई कानून पहले से बनाया गया है तो राज्य उस पर कानून नहीं बनाएगा, या बनाएगा तो वो शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रावधान है। इसलिए भी हम कह सकते हैं, इस तरीके के प्रावधान को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर संघवाद का भी मामला आए तो संघवाद के मामले में भी जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंट्राडिक्टरी कानून बनाती हुई नहीं दिख रही है और उसने अपने अधिकारों का उपभोग किया है, न कि राज्य के क्षेत्र अधिकारों का हनन किया है। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि अगर इसके असंवैधानिकता की बात करें तो असंवैधानिक तो शायद ये नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि सरकार के पास इसके फेवर में सारे बातों के तर्क हैं। तो तर्क तक अगर हम बात करें, इस कानून के तर्क की बात करें, संवैधानिकता की बात करें, तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि संवैधानिक आधारों पर ये ठीक ढंग से अपने को प्रेजेंट करता है और ठीक ढंग से काम करता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब बात होगी राज्यसभा की प्रक्रिया में कि तेजी से क्यों इस तरीके से किया गया, क्यों वोटिंग नहीं कराई गई, वाइस वोटिंग क्यों कराई गई, इसके पीछे भी कारण है। राज्यसभा के सभी सदस्य जब अपनी अपनी सीटों पर बैठे होते हैं तो वहां पर वोटिंग का प्रावधान ठीक ढंग से होता है। क्योंकि लॉकडाउन में दूर दूर सीटिंग की बात की गई थी और सभी लोग अपनी सीटों पे नहीं थे, इसलिए कहा गया कि मतदान कराना संभव नहीं है, इसलिए वाइस वोटिंग के ऑप्शन पर जाया गया है। तो इसको अगर चैलेंज करें तो वो राज्यसभा के नियमों में चैलेंज किया जाएगा, न कि सुप्रीम कोर्ट में। तो इस आधार पर अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों का, मूलभूत ढांचे का, प्रक्रिया का, संघवाद का या विधायिका के अपने अधिकारों का अतिक्रमण का, तो वो शायद यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो हम कह सकते हैं कि इस पक्ष में तो जो सरकार है उसका पक्ष बिल्कुल ठीक है कि कानून संवैधानिक है।
कानून कैसा है? संवैधानिक है। एक एक कानून की बातें समझते हैं, सरकार की मंशा क्या है, किसान जो समझ रहे हैं वो क्या वाकई में वैसा ही है, और इसकी जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ तो हम लोग मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हैं, अच्छाइयों पे भी बात करें कि जो जो सरकार की नीयत थी, सरकार चाहती थी एक बड़ा कृषि रिफॉर्म हो, लेकिन ठीक बात है, और जब जब इस तरीके का कोई बदलाव होता है तो तब तब इस तरीके का विरोध तो ऑब्वियसली उठता है, इस तरीके का विरोध ऑब्वियसली उठता है, और ये स्वाभाविक है। सरकार को पता भी था कि इस तरीके का विरोध उठेगा, क्योंकि सरकार का नारा है आपदा में अवसर। अभी कल यूपीपीसीएस के निबंध में भी पूछा गया आपदा में अवसर, तो सरकार ने इस आपदा को अवसर के रूप में भुनाने का प्रयास किया, और इतनी जल्दी भी नहीं थी इस कानून की, लेकिन जून में ही अध्यादेश के माध्यम से लाया गया और सितंबर में इसे आनन फानन में विभिन्न प्रकार की ओवरलैपिंग करते हुए इसे पास कर दिया गया। तो सरकार की नीयत पर कई बार प्रश्न उठता है, और ये स्वाभाविक भी है कि सरकार को जो प्रश्न उठ रहे हैं उसका आकर जवाब देना चाहिए, उस पर आकर बातचीत करनी चाहिए। कानून की जो अच्छाइयाँ हैं, जो सरकार बताना चाहती है लेकिन सरकार ने नहीं बताई है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला जो बिल है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। बात करें तो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स की बात है, और इसको प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन की बात की जा रही है। नाम अच्छे हैं, इस नाम के आधार पर देखें तो कानून समझ में आता है कि जो कृषि उपज है, जो एग्रीकल्चर उपज है, उसका व्यापार और उसके वाणिज्य को बढ़ाने और उसकी सरलीकरण करने का ये प्रावधान है। और इसी के अंतर्गत देखें, इसी के अंतर्गत कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य को सरलीकरण करने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत जो मुख्य प्रावधान है वो ये है कि एपीएमसी के बाहर भी किसान अपनी उपज बेच सकेगा, अर्थात अभी तक किसान केवल और केवल एपीएमसी में अपने वस्तुओं को बेचने के लिए बाध्य था। कोई भी किसान अपने क्षेत्र से बाहर अपने वस्तुओं को नहीं बेच सकता था, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन था, अर्थात वो मजबूर था कि एपीएमसी मंडियों में ही बेचे। और एपीएमसी मंडियां ऐसी नहीं है बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं, हाँ इसके कुछ लाभ हैं लेकिन नुकसान भी हैं कि अगर उस एपीएमसी मंडियों में जो खरीदने वाले हैं अगर वो लॉबिंग कर लें तो वो कहीं न कहीं एमएसपी के ही आसपास, लगभग एमएसपी के ही आसपास वो सामान खरीदेंगे। कभी भी इसका उचित मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य या बाजार में आए परिवर्तन के कारण जो मूल्य वृद्धि है उसका लाभ कभी भी किसानों को नहीं मिल पाएगा। ऐसा दूसरी चीज कि किसान हमेशा इन्हीं मंडियों पर अपना सामान बेचने के लिए तय होगा। अगर उसे कहीं दूसरे राज्यों में या किसी दूसरे क्षेत्र में, मतलब अपने एपीएमसी मंडी क्षेत्र से दूसरे एपीएमसी मंडी क्षेत्र के नजदीक भी अगर उसे ज्यादा मूल्य मिल रहा है तब भी वो वहां पर जाकर नहीं बेच सकता। तो इस तरीके के जो रिस्ट्रिक्शन थे, इस रिस्ट्रिक्शन से बाहर लाने का प्रयास किया गया और लोगों को, किसानों को ज्यादा विकल्प देने का प्रयास किया गया। विकल्प मतलब एपीएमसी मंडियां तो रहेंगी ही रहेंगी, लोगों के पास ये विकल्प हो रहा है कि वो चाहे तो एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपना सामान, अपनी वस्तु, अपनी उपज बेच सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अगर कोई भी किसान इस तरीके की वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसे वो पहले से ही जानता है कि बाजार में इसका मूल्य यहाँ दूसरी जगह पे अत्यधिक ज़्यादा है, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन भी जोड़ दें तब भी हमें लाभ होगा, तो किसान उसकी उपज करता था और वहाँ बेच सकता। लेकिन ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो सकता है। तो किसान को ज़्यादा छूट मिली है और इसके कारण अब वो नई इनोवेशन भी कर पाएगा। बेचने की बात है कि वो कहाँ बेचेगा, कहाँ और बेच सकता है एपीएमसी मंडियों के बीच। तो वो फूड फैक्ट्री को बेच सकता है, किसी कंपनी से टाई अप करके उसे बेच सकता है, कोल्ड स्टोरेज को बेच सकता है, जो वेयर हाउस है उसे बेच सकता है, कोई एक्सपोर्टर है निर्यात करने वाला उसे बेच सकता है, किसी निजी व्यक्ति को भी बेच सकता है। तो उसे जो बेचने का जो उसका ऑप्शन था वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक विकल्प बढ़ा है किसान के पास, जो सरकार समझाने का प्रयास करती है, अर्थात विकल्प की स्वतंत्रता दी गई है। किसान अपने राज्य में कहीं अथवा राज्यों में भी अपनी फसल बेच सकता है, राज्यों में भी कहीं फसल बेच सकता है। किसानों को देखें तो ऑनलाइन व्यवसाय और तकनीक के रूप में मजबूत बनाने की एक प्रक्रिया है। कोई राज्य अंतर्राज्यीय कर नहीं लगाएगा। इसमें जो मूल बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि इसके माध्यम से किसान ऑनलाइन रूप से अपनी चीज़ों को बेच सकता है, तकनीकी रूप से वो मजबूत होगा।
हम एक समय में आज हम लोग देखते हैं कि सोने का भाव, चांदी का भाव कहाँ कितना है। इसी तरीके से वो पूरे देश में समझ पाएगा कि पूरे देश में जो आलू है, प्याज है, उसका भाव कहाँ क्या चल रहा है। और अगर उसे ट्रांसपोर्टेशन को मिलाकर अगर कहीं लाभ मिल रहा है तो वो अपना सामान वहाँ पर बेच सकता है। तो इस तरीके से आज जब दुनिया की सारी चीज़ें ऑनलाइन बिकनी शुरू हो गई हैं, दुनिया की सारी चीज़ें ऑनलाइन बिक रही हैं, तो किसानों का कृषि उपज क्यों नहीं। और जब चीज़ें ऑनलाइन होती हैं तो सीधे बायर और उपभोक्ता के, सीधे उपभोक्ता और जो बेचने वाला है उसके बीच जब कनेक्टिविटी होती है तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये एक आधुनिक समय में किसानों को तकनीकी रूप से मजबूत करने का आधार हो सकता है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो कृषि उपज किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में बेची जाएगी, उन दूसरे राज्यों में किसी प्रकार का जो राज्य है वो अंतर्राज्यिक कर नहीं लगाएगा, कोई शुल्क नहीं लगाएगा, कोई टैक्स नहीं लगाएगा। किसानों को डर था कि अगर वो एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी उपज ले जाते हैं तो जो अंतर्राज्यिक कर है वो एक बड़ा हो जाएगा, जो किसानों के लिए बोझ होगा, जो इस कानून को ठीक ढंग से निरूपित नहीं करता था। तो ये यहाँ पर स्पष्ट है कि कोई भी राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा। विवाद समाधान की उचित व्यवस्था की गई है। ये कहा गया है कि अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उस विवाद के लिए सबसे पहले कंसलिएटर बोर्ड होगा। अगर बात वहाँ से नहीं बनती है तो उसके लिए एसडीएम होगा। बात वहाँ से भी नहीं बनती है तो डीएम का भी प्रावधान है। कलेक्टर जो होता है वो भी इस समस्या का समाधान कराएगा, लेकिन ये समस्या का समाधान त्वरित होगा। तो इस आधार की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, ये प्रक्रिया होगी। हाँ, जो विरोध है इसको लेकर वो ये है कि सिविल कोर्ट नहीं जाया जा सकता। तो सरकार ये चाहती थी कि सिविल कोर्ट के अगर मामला जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो बड़ी कंपनियां हैं उनको एक तो लाभ होगा, दूसरा जो किसान है फिर उसका समस्या समाधान नहीं हो पाएगा और इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो अत्यधिक उलझ जाएगा। इसलिए कोर्ट कचहरी वाला चक्कर न हो पाए, इसलिए इस तरीके का त्वरित निस्तारण प्रावधान बनाने का प्रयास किया गया है। हालांकि किसान बार बार कह रहा है कि उसे न्यायपालिका पे विश्वास है, इसलिए न्यायपालिका का ऑप्शन होना चाहिए। तो अगर कमियों की बात करें तो एक आध कमियां हैं, लेकिन इस कमियों के आधार पर इस कृषि सुधार को नकारा नहीं जा सकता। इस कृषि रिफॉर्म को नकारा नहीं जा सकता। कृषि रिफॉर्म को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सरकार भी समझे कि जो थोड़ी मोड़ी कमियां रह गई हैं उन कमियों पे बातचीत करें और उसे बैलेंस करने का प्रयास करें। जो मूल बात है वो यही है। मैं बार बार कहता हूं, कोई भी कानून बुरा नहीं होता, हर कानून अत्यधिक पवित्र होता है और उस कानून के असफल होने का एक कारण होता है, वो होता है नियत। अगर सरकार की नियत साफ है तो ये कानून देश में और कृषि क्षेत्र में एक बड़ा रिफॉर्म होगा। और ये रिफॉर्म 1992 में भारत में हुए आर्थिक जो सुधार था उससे कम नहीं होगा। अगर नियत सही है, अगर नियत सही नहीं होगी तो यही कानून किसानों के लिए गले का फांस, फंदा बन जाएगा। इस कानून के संबंध में कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि एपीएमसी की जो सुधार है ये 2013 से ही शुरू किया गया था और एपीएमसी मॉडल एक्ट पास किया गया था। और उसमें जो एपीएमसी समितियां थी, प्रत्येक राज्यों को एक दिशा निर्देश दिया गया था वो कुछ सुधार करें। उस सुधारों के अंतर्गत बिहार ने एपीएमसी की जो चीजें थी उससे बाहर खरीदारी शुरू कर दी। लगभग एपीएमसी समाप्ति हो गया। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दो तरीके के मॉडल देखने को मिले। एक तो निजी बाजार देखने को मिला, निजी मंडी भी कह सकते हैं। निजी मंडी, यहाँ पर एक नियम भी बनाया गया था कि कोई भी अगर निजी बाजार या निजी मंडी बनाना चाहता है, एक निश्चित जमीन हो उसके पास, एक सिक्योरिटी मनी हो और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो बनाता है तो वहां पर खरीद फरोख्त हो सकती है एपीएमसी के बाहर। इसके अलावा वहां पर डायरेक्ट मार्केटिंग का भी ऑप्शन था कि जो लोग हैं, जो कुछ कंपनियां हैं, अगर वो चाहें तो किसानों से सीधे जो उपज चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। ऐसा है और वहां चल रहा
जैसे आज हमारे पास स्पेंसर है, इजी डे है, रिलायंस फ्रेश है, इन लोगों को जरूरत होती है तो ये सीधे किसान से खरीद सकते हैं। इस तरीके का महाराष्ट्र में प्रावधान है और अभी भी वहां पर एपीएमसी है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। कर्नाटक में तो पूरी तरीके से निजी और प्रतियोगी कृषि उपजों के व्यापार को बनाने का प्रयास किया गया। दिल्ली में बहुत सारी जो फसल है, बहुत सारी जो फसल है, बहुत सारे जो उपज हैं उसे एपीएमसी से बाहर कर दिया गया। सारी जगह व्यवस्थाएं हैं, तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म की शुरुआत तो थी, लेकिन अभी भी एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत थी। यही कारण है कि जो ये बिल है, इस बिल में बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है और उस बदलाव का विरोध तो लाजमी है, लेकिन विरोध अगर ठीक से हो, सही सही बातों पर हो और सरकार की नीयत ठीक हो और सरकार उस चीज को बैठकर समाधान करने के व्यवस्था में हो, इच्छा शक्ति में हो, तो ये कानून देश में एक बड़ा क्रांतिकारी सुधार ला सकता है कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि बहुत जरूरत है भारत में कृषि के क्षेत्र में। अगर इस कानून की अच्छाई की बात करें तो हम देख सकते हैं एक अच्छी प्रतियोगिता देखने को मिल सकती है, और जितना कंपटीशन बढ़ता है उतना लाभ बढ़ता है, उतना लाभ बढ़ता है। इनोवेशन की चीज हो सकती है, इनोवेशन की चीज हो सकती है। लोग विभिन्न प्रकार के उपज के लिए आगे आएंगे, अलग अलग प्रकार की उपज को वो लाएंगे, क्योंकि उन्हें पूरे देश में कहीं पर भी उस उपज को बेचने का अधिकार होगा। तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो लोग इस तरीके से दूर दूर पहले देखेंगे कहाँ किस चीज की डिमांड है और कहाँ अधिक मूल्य मिल सकता है, और उस हिसाब से उपज करेंगे। तो ऐसे में इनोवेशन होने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा हो सकती है। नए लोग जो युवा हैं वो कृषि की ओर उन्मुख होंगे, क्योंकि वो इनोवेशन, नई नई तकनीकों का उपयोग करके वो अत्यधिक लाभकारी कृषि कर सकते हैं। और आजकल हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं कि कोई अलग अलग प्रकार के कृषि को अपनाकर, कोई जड़ी बूटी अपनाकर 10 लाख 20 लाख रुपया 1 हेक्टेयर से कमा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को लाभ मिलेगा, सामान को कहीं भी बेचने की छूट होगी। तो ये एक इस कानून की अच्छाइयाँ हैं। कमियाँ क्या हैं? एपीएमसी समाप्त होने का भय है। बार बार कहा जा रहा है जब बाहरी प्रतियोगिता होगी तो एपीएमसी का महत्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और अगर एपीएमसी खत्म हो गई तो जो एपीएमसी का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है, एपीएमसी का सबसे बड़ा फायदा है कि ये एमएसपी पर काम करता है। तो ऐसी स्थिति में इनका मानना है कि एमएसपी भी खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो अगर विवाद समाधान है, कोई आपका फसल खरीदता है, टाइम पे पैसे नहीं देता है, तो इस तरीके का जो विवाद है वो न्यायपालिका से बाहर रखा गया है। इसे न्यायपालिका के बाहर रखना एक बड़ा विरोध का कारण है। केवल पेन जो है, पेन तो आज फर्जी भी बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए धोखाधड़ी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस पर सरकार को थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। इसका समाधान क्या हो सकता है कि एपीएमसी तथा प्राइवेट बाजार जो दोनों हैं, बाहर के बाजार अंदर के बाजार, दोनों को कर से छूट दे दी जाए। जैसे एपीएमसी मार्केट में तो टैक्स लगता है, लेकिन जो प्रावधान बना है बाहर जो बाजार है उसमें कोई टैक्स नहीं है। तो या तो दोनों को टैक्स लगा दिया जाए या दोनों को टैक्स से क्या कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत विवादों को लाया जाए, केवल एसडीएम डीएम तक इसको न छोड़ा जाए, क्योंकि बड़े उद्योगपति पूंजीपति नौकरशाही व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। एक रेगुलेशन अथॉरिटी बना दी जाए जो त्वरित रूप से इस मामलों का निपटान करे। तो ये समाधान हो सकता है जो किसानों को और सरकार को बैठकर कर लेना चाहिए। दूसरा देखते हैं कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। इसे हम लोग करार कृषि के रूप में भी जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में भी जानते हैं। इसका भी बड़ा विरोध हो रहा है। इसका अगर हम शब्द की बात करें तो ठीक ठीक देखें कि कृषकों सशक्तिकरण और संरक्षण करार के संबंध पे जब किसान करार करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसमें कृषक का सशक्तिकरण और संरक्षण हो सके, और विशेषकर अगर बात हो तो मूल्य और सेवाओं के संबंध में कृषि करार जो कृषक है वो मजबूत हो, इसके लिए यह अधिनियम बनाया गया है। बहुत सारी दुविधा में किसान है इसको लेकर कि इसमें धोखाधड़ी हो जाएगी, इसमें बड़े कारपोरेट पैसा टाइम पे नहीं देंगे तो क्या होगा, जमीन हड़प लेंगे तो क्या होगा, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। कीमत का निर्धारण कैसे होगा, तो इसमें ठीक से इस कानून को देखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। अगर इसको देखेंगे तो किसान मूल्य और सेवाओं के संबंध में करार कर सकता है,
यह करार किसान एक फसल सत्र से 5 वर्षों तक के लिए कर सकता है। करार में अन्य पक्ष भी शामिल हो सकते हैं। संस्था बनाकर भी करार किया जा सकता है। बार बार किसानों का जो विरोध था, बार बार किसानों का विरोध था कि छोटे किसानों से करार नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन देखना चाहिए। अगर एक गांव है, कोई उस गांव में छोटी छोटी जमीनें लोगों के पास हैं और लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो लोग आपस में एक संस्था बना के सारी जमीनों को एक साथ जोड़ दें और ये संस्था करार कर लेगी उस कारपोरेट से। इस तरीके से सभी को लाभ हो जाएगा, तो किसी प्रकार की यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। करार में अन्य पक्ष शामिल हो सकते हैं, जैसे एक कारपोरेट है, एक किसान है, तीसरा पक्ष कोई वैज्ञानिक शामिल हो सकता है, तीसरा पक्ष कोई चेकर शामिल हो सकता है। तो ये ऐसा भी हो सकता है। इससे क्या होगा, कृषि में इनोवेशन बढ़ेगा, तकनीक बढ़ेगी, किसान को भी उसका लाभ होगा, किसान भी नए ढंग से आगे बढ़ पाएगा। ये करार एक फसल से 5 साल के लिए, तो जो धोखाधड़ी की बात है कि हाँ जमीन हड़प लेंगे या उसको, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही साथ ये साफ साफ कहा गया है कि जब किसान और किसी फर्म के बीच, किसी कारपोरेट के बीच जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसमें जो जमीन है वो पक्ष नहीं होगी, जमीन पक्ष नहीं होगी, उपज पक्ष होगा और समय पक्ष होगा। और 2 पक्ष होंगे करने वाले, एक स्पॉन्सर होगा जो ले रहा है और एक किसान होगा। इसके अलावा जमीन पक्ष नहीं होगी, तो जमीन हड़पने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब अगर उसमें कोई इंफ्रा की जरूरत है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उस टाइम पे करार में लिखा होगा, अगर 5 साल के लिए करार है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर 5 वर्ष पूरे हो गए तो उसे हटा लेना है, अपने खर्चे पे उसे हटाना है। और अगर वो नहीं हटाता है और 5 वर्ष का समय बीत जाता है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अधिकार होगा वो किसान का होगा, वो किसान का होगा। तो पूरा का पूरा कानून जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के टाइप में, ये पूरा का पूरा किसान के पक्षों में है, कि पूरा का पूरा किसान के पक्ष में है। साथ ही साथ लिखा गया है कि अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये अगर टूटता है, मतलब ये अगर डिस्टर्ब होता है, इसे अगर तोड़ा जाता है, तो गलती देखी जाएगी किसकी है, अगर किसान की गलती है या जो स्पॉन्सर है उसकी गलती है। कहा गया अगर स्पॉन्सर की गलती होगी तो जो करार है उसका 1.5 गुना पेनाल्टी लगाई जाएगी, किस पर, स्पॉन्सर पर। और अगर गलती किसान पर है तो किसान को बस उतनी ही चीजें दी जाएंगी, उतनी ही चीजें वापस करने की पेनाल्टी है जितना स्पॉन्सर ने खर्च किया, जितना स्पॉन्सर ने खर्च किया। लेकिन गलती स्पॉन्सर की है तो कुल जितने का करार है उसका 1.5 गुना तक पेनाल्टी है स्पॉन्सर के ऊपर, स्पॉन्सर के ऊपर। ठीक है, देखिए किसानों की जमीनें हड़पी जा सकती हैं, ये एक भ्रम है। उसके बाद उचित मूल्य न दिया जाए, फिर क्या होगा, यदि दोनों पक्ष में झगड़ा हुआ तब क्या होगा, तो मैंने बता दिया ये चीजें होंगी। इसका फायदा क्या है, तो कृषि स्वरूप में बदलाव होगा, इनोवेशन बढ़ेगा। साथ ही साथ लोग, जैसे एमएसपी है, तो एमएसपी पे क्या होता है, आप फसल लगाते नहीं हैं और सरकार के द्वारा इस सत्र के लिए एमएसपी जारी होती है, आपको पता होता है आपकी उपज का कितना पैसा मिलेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो आप तो मूल्य भी तय कर पाते हैं, पहले ही आप मूल्य तय कर लेते हैं, तो आप मूल्य तय कर लेते हैं। आपको लगता है कि बाजार का मूल्य आपको नहीं मिलेगा, अगर मान लो बढ़ गया, तो एक तरफ बढ़ गया तो ठीक बात है, लेकिन घट गया तो रिस्क तो आपका है। और मान लो बढ़ गया तो कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है कि एमएसपी तो हमें मिलेगा, बाजार में इतना परसेंट बढ़ेगा तो इतना हमें बढ़कर मिले, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, छूट है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके आप फंस जाओगे, आप उसमें इंक्रीमेंट्स का ऑप्शन डाल सकते हो। नए लोग कृषि की ओर आएंगे क्योंकि इनोवेशन होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तीसरे पक्ष, चौथे पक्ष विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं बताएंगे, और साथ ही साथ आप उन उपजों को तेजी से कर पाएंगे जिनके लिए आपने पहले से मूल्य तय किया गया है। तो लाभ आधारित होगा, एमएसपी से ज्यादा लाभकारी होगा, ये पहले से तय है। इनोवेशन बढ़ेगा और सहकारी कृषि हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि संस्था बनाकर भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा है, एक अच्छा स्वरूप है। इसकी जो कमी है कि जो विवाद है उसे न्यायिक प्रक्रिया से, न्यायिक पहुंच से बाहर रखा गया है, वो डीएम और एसडीएम तक छोड़ा गया है। इसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। बाजार दर का लाभ नहीं ऐसा लगता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करते समय अगर किसान ने बुद्धिमानी बरती तो उसे बाजार दर का भी लाभ मिलेगा। धोखाधड़ी की संभावना ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि लैंड जो है वो पार्ट नहीं है। कमजोर नियंत्रक प्रावधान, हाँ रेगुलेटरी पार्ट थोड़ा सा क्या है, कमजोर है, उसे थोड़ा अच्छा बनाने की जरूरत है। तीसरा अधिनियम
तीसरा अधिनियम है वो है आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। इसकी अगर बात करें तो एक समय ऐसा था कि आवश्यक वस्तुओं के लिए कानून बनाया गया था और कहा गया था कि कोई भी अगर एक निश्चित सीमा से ऊपर अगर कृषि उपजों को या आवश्यक वस्तुओं में जो चीजें डाल दी गई हैं अगर उन्हें रखता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, आपराधिक कृत्य माना जाएगा। और इस तरीके, चूंकि पहले खाद्यान्नों की बड़ी कमी थी, आवश्यक वस्तुओं को लोग भंडार करके लाभ कमाते थे, इससे देश को समस्या होती थी, इस तरीके का बनाया गया। लेकिन अब हरित क्रांति के बाद ये मान लिया गया कि देश का जो बफर स्टॉक है वो इतना बड़ा है, 4 साल तक भी अगर अकाल पड़े तो हम भोजन देने में सक्षम है। तो इसलिए अब चूंकि सरकार के पास इतना संसाधन भंडारण की स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए सरकार ने ये कहा हुआ है कि इसमें कोई भी इसे कर सकता है, भंडारण कर सकता है। अब किसानों का ऐसा मानना है कि भंडारण से समस्या होगी, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई है कि किसे आप दे सकते हैं। तो आवश्यक वस्तुओं से अब बाहर कर दिया गया है, कितना भी भंडारण किया जा सकता है, कोई रोक नहीं है। लेकिन कहा गया है कि अगर युद्ध की स्थिति, अकाल की स्थिति या प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे अभी एक आप कोरोना महामारी भी ले सकते हैं, तो ऐसी दशा में भंडारण नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका अपवाद भी है कि अगर कोई कंपनी है जो फूड प्रोसेसिंग, उसके लिए उतना वर्ष भर का फूड प्रोसेसिंग के लिए अनाज या उपज चाहिए तो वो कर सकती है ऐसी दशा में भी, या कोई एक्सपोर्टर है अगर उसने ऑर्डर ले रखा है तो वो कर सकता है इस दशा में भी। तो किसानों का थोड़ा सा भंडारण को लेकर यहाँ पर जो आरोप है उसको सरकार को समझना चाहिए, नियंत्रण थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण बढ़ा देना चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक और बात लिखी गई है जो महत्वपूर्ण है, इसे भी किसानों को समझना चाहिए। इन आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत अगर जैसे फल फूल सब्जी जैसी चीज़ों पर अगर 1 वर्ष में या 5 वर्ष के औसत में 100% से ज़्यादा मूल्य वृद्धि हुई है तो इन्हें आवश्यक वस्तुओं के भंडारण, फिर इसके भंडारण पर रोक लगा दी जाएगी। अगर जो खाद्यान्न है, जैसे अनाज है, गेहूं है, चावल है, अगर इनमें 50% से अधिक वृद्धि हुई है तो इस पर भी रोक लगा दी जाएगी। तो थोड़ी बहुत प्रावधान इस तरीके का है जिसे अभी पढ़ने की ज़रूरत है। अगर इन प्रावधानों को हम थोड़ा सा पढ़ लें तो हम पाते हैं कि सरकार का एक बड़ा रिफॉर्म लाने का प्रयास है। हाँ, विरोध तो है और उसमें कुछ कमियां भी हैं और सरकार की नीयत कहाँ तक है ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर सरकार इन कमियों पर बैठे और जो वास्तव में कमियां हैं उनको थोड़ा सा संशोधित करे और किसानों को सही बात समझाने का प्रयास करें, किसानों को ठीक बात बताने का प्रयास करें, तो इस बात की पूरी संभावना है कि ये जो बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, ये जो बड़ा किसान आंदोलन जो विवाद चल रहा है, इसका समाधान त्वरित रूप से हो सकता है और किसान अपने विकास की ओर अग्रसर भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कानून पवित्र है, कानून अच्छा है, नियत क्या है इस पे अभी हम लोग क्लियर नहीं है। किसान जो कह रहे हैं वो भी ठीक बात कह रहे हैं, जरूरत है मिल बैठकर तटस्थ रूप से बिना पक्षपात किए समाधान करने की। ठीक है, तो ये था आज का संपूर्ण विश्लेषण। फटाफट हम लोगों ने कृषि कानून को समझा और हम लोगों ने पाया कि कृषि कानून के संबंध में भ्रम बहुत बड़ा है, वास्तविकता कुछ और है, सत्यता कुछ और है, और जो सत्यता है वो किसानों तक शायद दिखाई नहीं जा रही है या बताई नहीं जा रही है। तो विशेषकर जो मीडिया है, जो हमारा राष्ट्रीय मीडिया है, जो हमारा क्षेत्रीय मीडिया है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है और जो सोशल मीडिया है, सभी लोगों को इन सही बातों को उठाने की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों से ये आह्वान करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और जिससे कि ये जो एक प्रकार का भ्रम फैला हुआ है इसमें थोड़ा बहुत ही कंट्रीब्यूशन हमारा हो सके कि लोग इस बात को समझें कि फ़ायदे भी बहुत हैं। अगर हम ज़्यादा समय मेरे पास होता तो मैं इस पर 2, 3, 4 घंटे चर्चा करता और फिर मैं आपको स्पष्ट करता इसमें फ़ायदे बहुत हैं। बस थोड़ा सा रेगुलेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। बार बार ये कहा जा रहा है हरियाणा और पंजाब के किसान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ही क्यों हैं, तो ध्यान देने वाली बात है कि पूरे देश में जो
खाद्यान्न फसल है, उन खाद्यान्न फसलों का एमएसपी का सर्वाधिक जो लाभ मिलता है वो केवल पंजाब हरियाणा के किसान ही ले पाते हैं, क्योंकि यहीं पे हरित क्रांति हुई थी, खाद्यान्नों का उत्पादन यहीं पर केंद्रित है और एमएसपी जो एपीएमसी मंडियां हैं वहां से एमएसपी का लाभ केवल इन्हें मिल पाता है। अब दूसरी चीज, बार बार कहा जा रहा है कि ये जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं ये किसान नहीं है, ये मोटिवेटेड हैं अन्य लोगों से, ये सब भ्रम है। इस तरीके की कोई बात नहीं है। किसान गरीब हो, किसान कमजोर हो, ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है कि किसान गरीब होगा? और ये जो किसान हैं ये, इनके लिए कई कारण हैं कि ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं। पहला, इनकी जोत वहां पर बड़ी है, ये अमीर हैं, इनके पास पैसा पर्याप्त मात्रा में है, ये दिल्ली से नज़दीक है, पढ़े लिखे हैं, सशक्त हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान भी इन कानून से इन्हीं को होने वाला है। एमएसपी कमज़ोर होती है, इन्हीं को नुकसान होने वाला है, इसलिए ये ऐसा है। तो किसान ही है, उसमें कोई भ्रम नहीं है। बस अब ज़रूरत है ठीक ठीक बात को समझने की और समाधान की। चलिए शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शेयर करें कि और भी लोग इनका लाभ उठा पाएँ और इसे समझ पाएँ। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।